चलिए, आप सभी का रॉयल इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या क्या कवर कर लिया अब तक, जनरल एग्रीकल्चर, ठीक है, और टिलेज वाला पार्ट कवर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट वो भी कवर कर लिया है। कुछ और पॉइंट्स अगर बाकी रहेंगे तो जैसे जैसे मैं याद आते जाएंगे वैसे वैसे मैं एक पेज जो तुम्हें खाली छोड़ा था उसमें लिख लेंगे, ठीक है। आज की इस क्लास के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। देखिए, टॉपिक का जो नाम है वो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या इसे जो है रेनफेड एग्रीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर की बात करूं तो राजस्थान प्रीपीजी के अंदर एक बेसिक लाइन लिखा हुआ है कि बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट टू ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, और आपको थोड़ा बहुत जो है हमारा वाटरशेड मैनेजमेंट है उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ना है। तो दो पार्ट हम इसके अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या होता है, ठीक है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर क्या होता है, फिर ड्राई फार्मिंग क्या होता है, ड्राईलैंड फार्मिंग क्या होता है, रेनफेड फार्मिंग क्या होता है, इंडिया के अंदर क्या एरिया एंड प्रोडक्शन है, क्या हिस्ट्री रहा है, ड्रॉट क्या होता है, ड्रॉट के टाइप्स क्या होते हैं, फिर मॉइस्चर कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, एग्रोनॉमिक मेजर्स क्या है, ठीक है, इंजीनियरिंग मेजर्स क्या होते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, मल्चिंग क्या होती है, मतलब वो सारी चीजें जो है हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसिक से कवर करते हैं। यहाँ पर आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, ड्राईलैंड और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द चाहे क्रॉप प्रोडक्शन हो, हॉर्टिकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरीज हो, बी कल्चर हो, एपीकल्चर हो, कुछ भी, वो सब किस में आते हैं, हमारे एग्रीकल्चर के अंदर। क्लियर हुआ। और ड्राईलैंड की जब हम बात करते हैं तो ड्राईलैंड को हम समझने से ज्यादा रेनफेड पर ध्यान देंगे। देखो, रेनफेड का मतलब क्या होता है, वर्षा आधारित। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वर्षा आधारित। इसका मतलब ये होगा कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स टोटली डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यानी फसलों की खेती जो है वो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर करती है, होने वाली बारिश पर। तो मैं एक लाइन लिख सकता हूं कि मान लीजिए जैसे कि ये फील्ड है, इस फील्ड के अंदर किसी भी क्रॉप का हम कल्टीवेशन करेंगे तो किस पे डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट ऑन दी अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल, यानी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप टोटली डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। क्लियर हुआ क्या। इसे ही हम क्या बोलते हैं, रेनफेड एग्रीकल्चर बोलते हैं। और रेनफेड एग्रीकल्चर का ही एक और नाम क्या है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। क्लियर है यहां तक। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप टोटली डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज नोन एज अ रेनफेड एग्रीकल्चर या फिर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। क्लियर है यहां तक। अब अमाउंट ऑफ रेनफॉल के बेसिस पर इस ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पे, पहली चीज याद रखना, किसके बेसिस पे, अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल। किसको क्लासिफाई किया गया है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, या इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, रेनफेड एग्रीकल्चर, ठीक है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है, मेनली तीन भागों में। फर्स्ट वन है आपका ड्राई फार्मिंग, ठीक है। सेकंड वर्ड है आपका ड्राईलैंड फार्मिंग, और थर्ड है आपका रेनफेड फार्मिंग। देखो, फार्मिंग और एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंस है, सबसे बेसिक चीजें समझते हैं। फार्मिंग का मतलब केवल ये होता है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, जबकि एग्रीकल्चर के अंदर क्या आता है, सारी एलाइड एक्टिविटीज आती है। क्रॉप के कल्टीवेशन के साथ साथ हॉर्टिकल्चर भी करना है, एनिमल हस्बेंड्री भी करना है, वो सब किस में आता है, आपके एग्रीकल्चर में। जबकि फार्मिंग का मतलब क्या है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप ओनली, क्या आएगा, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप को क्या बोलते हैं, फार्मिंग। जबकि एग्रीकल्चर में क्या आता है, सारी की सारी एलाइड एक्टिविटीज, चाहे क्रॉप प्रोडक्शन की बात हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री की बात हो, चाहे हॉर्टिकल्चर की बात हो। जैसे मैं कहूं कि वेस्टर्न राजस्थान, तो वेस्टर्न राजस्थान में अगर क्रॉप कल्टीवेशन की बात करें तो मेनली हमारा बाजरा होता है, ठीक है, या फिर एरिड लेग्यूम्स होती है। यदि हम हॉर्टिकल्चर में जाएंगे तो एरिड हॉर्टिकल्चर का वहां कल्टीवेशन किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर के अंदर तो सारी एक्टिविटीज आती है, जबकि फार्मिंग के अंदर क्या आता है, केवल कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स आता है। क्लियर हुआ। हमने ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को किसके बेसिस पे डिवाइड किया है, अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल। क्लियर है।
कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा? ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। समझ में आया? अब ऐसे एरिया जहां पर बारिश कितने से कम हो? 750 mm से कम हो, और वहां पर क्रॉप का कल्टीवेशन करना क्या कहलाएगा? ड्राई फार्मिंग। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन दोज एरिया वेयर एनुअल रेनफॉल लेस देन 750 mm इज नोन एज अ ड्राई फार्मिंग। ये क्वेश्चन जो है आपके राजस्थान प्री पीजी में 2023 में पूछा गया है। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन दोज एरिया वेयर एनुअल रेनफॉल लेस देन 750 mm इज नोन एज ड्राईलैंड फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग या ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। तो क्या आएगा राइट आंसर? ड्राईलैंड फार्मिंग। क्लियर हुआ? ऐसे एरिया जहां पर होने वाली बारिश जो है वो 750 mm से तो ज्यादा, लेकिन 1150 mm से क्या हो? कम हो, तो ऐसे एरिया में क्रॉप का कल्टीवेशन करना क्या कहलाएगा? ड्राईलैंड फार्मिंग। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन दोज एरिया वेयर एनुअल रेनफॉल greater than 750 mm but less than 1150 mm is known as ड्राईलैंड फार्मिंग। क्लियर हुआ? अब रामायण याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे स्थान जहां पर वार्षिक वर्षा 750 mm से ज्यादा और 1150 mm से कम होती है, वहां पर खेती करना क्या कहलाता है? ड्राईलैंड फार्मिंग कहलाता है। ठीक है, अब रेनफेड फार्मिंग की अगर हम बात करें तो ऐसे एरिया जहां पर होने वाली बारिश कितने से ज्यादा होगी? 1150 mm से ज्यादा होगी, और वहां पर क्रॉप का कल्टीवेशन हम करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेनफेड फार्मिंग। क्लियर हुआ क्या? तीनों चीजें। अब इन तीनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो फर्स्ट वन तो हो गया किसके बेसिस पे? रेनफॉल के बेसिस पे। किसके बेसिस पे हो गया? रेनफॉल। अब बात करते हैं सेकंड, ग्रोविंग पीरियड। किसके बेसिस पे? ग्रोविंग पीरियड। ग्रोविंग पीरियड का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने ड्यूरेशन की क्रॉप को हम ग्रो कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रोविंग पीरियड कहा जाए। क्लियर? तो ड्राई फार्मिंग के अंदर जो ग्रोविंग पीरियड होता है वो कितने दिन से कम होता है? 75 डेज से कम होता है। आपने देसी बाजरी का नाम सुना होगा, अगर कोई बाड़मेर जैसलमेर से होगा तो देसी बाजरी जो है मैं 60 से 70 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। मैच्योरिटी स्टेज कब आ जाती है? 60 से 70 दिन के अंदर। तो हम बात करते हैं ड्राई फार्मिंग की, तो ड्राई फार्मिंग की बात की तो ऐसे एरिया जहां पर रेनफॉल कितने से कम हो? 750 mm से कम हो, तो उन एरिया के अंदर जो ग्रोविंग पीरियड होगा क्रॉप का वो भी कितना होगा? 75 डेज से कम होगा। क्लियर हुआ? तो अगर आपसे कोई पूछे कि ड्राई फार्मिंग में ग्रोविंग पीरियड कितना होता है? 75 दिन से कम होता है। यदि मैं ड्राईलैंड फार्मिंग की बात करूं तो यहां पर ग्रोविंग पीरियड जो है वो 75 डेज से तो क्या होगा? ज्यादा होगा, बट लेस देन कितना? 120 डेज। अगर मान लीजिए ऑप्शन में 120 डेज नहीं हो और आपको यदि 119 दिया हो, लेस देन 119 डेज अगर दिया हो, तो राइट आंसर भी आपका क्या जाएगा? 119। कंफ्यूजन नहीं होना है। ऑप्शन में यदि 120 दिन दिया हुआ है तो यही राइट जाएगा। अगर ऑप्शन में 120 नहीं है और क्या है? 119 है, क्योंकि दो बुक्स हैं जिनमें ये अलग अलग दे रखा है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ बुक्स के अंदर क्या दे रखा है? लेस देन 120 डेज दे रखा है। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? 120 डेज। अब रेनफेड फार्मिंग के अंदर ग्रोविंग पीरियड कितना होगा? 120 डेज से ज्यादा। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया क्या? अब बात करते हैं थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर हो गया कि रीजन कौन कौन से होते हैं, यानी कैसे क्षेत्र होते हैं जहां पर ड्राई फार्मिंग की जाती है। तो वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो मेनली कैसा एरिया है? एरिड एरिया है। तो कौन से एरिया होते हैं? एरिड एरिया। क्लियर हुआ? उसके बाद में ड्राईलैंड फार्मिंग की बात करें तो सेमी एरिड एरिया। ठीक है, और यदि मैं रेनफेड फार्मिंग की बात करूं तो कौन सा हो जाएगा? ह्यूमिड एरिया। यहां तक समझ में आया क्या? क्लियर है? अब हम अगला पॉइंट की बात करते हैं, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है? बाधाएं। ठीक है, जब हम एरिड एग्रीकल्चर की बात करते हैं, ड्राई फार्मिंग की बात करते हैं, यानी वेस्टर्न राजस्थान की बात करते हैं, तो आपने सोइल इरोजन के अंदर पढ़ा होगा सबसे ज्यादा जो इरोजन आता है वो कौन सा इरोजन होता है? विंड इरोजन होता है। सबसे प्रमुख समस्या एरिड रीजन में किसकी होती है? विंड इरोजन की। क्लियर हुआ क्या? ये चीज समझ में। सेमी एरिड रीजन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर विंड इरोजन भी हो सकता है, और यदि मान लीजिए हमारी सोइल जो है कौन सी है? ब्लैक सोइल है, तो ब्लैक सोइल होगी तो बारिश कितनी हो रही है? 1150 mm से कम हो रही है। तो ब्लैक सोइल के अंदर क्या होता है? ड्रेनेज की समस्या होती है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, कोहेसिवनेस उसकी प्रॉपर्टी होती है। इस वजह से वाटर जो है वो इजीली ड्रेनेज नहीं हो पाएगा, और किसकी समस्या पाई जाएगी यहाँ पर? वाटर इरोजन की। ठीक है, वाटर इरोजन। और कौन से एरिया में वाटर इरोजन होगा? जहां पर कौन सी सोइल होगी? ब्लैक सोइल। यानी ऐसे सेमी एरिड एरिया जहां की सोइल कैसी होती है? ब्लैक सोइल होती है, वहां पर किसकी समस्या पाई जाएगी?
वाटर इरोजन की समस्या पाई जाएगी। क्लियर है? अब देखो रेनफेड फार्मिंग की बात करें तो रेनफॉल कितने से ज्यादा, 1150 mm से ज्यादा। जब रेनफॉल ज्यादा हो रही है तो मेनली किसकी समस्या पाई जाएगी, यहां पर किसकी पाई जाएगी, वाटर इरोजन की। ये चीज क्लियर हुई क्या आप लोगों की, समझ में आया क्या? क्लियर है? अगला पॉइंट मैं इसी में ऐड करूं, क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम की बात करूं तो मैंने कहा कि 75 डेज से कम किसी भी क्रॉप का ड्यूरेशन मैक्सिमम 80 या 100 से 120 दिन का हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया बाजरा कितने दिन में पककर तैयार हो जाता है, जो देसी होता है 60 से 70 डेज के अंदर पककर तैयार हो जाता है। मतलब 75 दिन से क्या है, उसकी ड्यूरेशन कम है। नेक्स्ट क्रॉप अगर हम ग्रो करेंगे तो जाहिर सी बात है ग्रोइंग पीरियड इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम क्या ले सकते हैं, केवल सिंगल क्रॉप को हम ग्रो कर सकते हैं। क्लियर हुआ क्या? तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि ड्राई फार्मिंग के अंदर जो है कौन क्रॉपिंग सिस्टम किस नेचर का होता है, सिंगल क्रॉप होता है, डबल क्रॉप होता है या इंटर क्रॉपिंग होता है? तो किस नेचर का होता है, सिंगल क्रॉप। क्लियर हुआ? इसके बाद में अगर हम बात करते हैं ड्राईलैंड फार्मिंग की, तो इसके अंदर सिंगल क्रॉप के साथ साथ प्लस इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि एक साथ दो फसलों को ग्रो करना, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। यदि हम रेनफेड फार्मिंग की बात करें तो यहां पर हम क्या ले सकते हैं, डबल क्रॉपिंग ले सकते हैं। यहां तक समझ में आया कि आप लोगों को? आज के इस टॉपिक के अंदर हमने स्टार्ट किया है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, जिसे कहा जाता है रेनफेड एग्रीकल्चर। रेनफेड का मतलब होता है वर्षा आधारित, यानी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप टोटली डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। फसलों की खेती मुख्यतया किस पर निर्भर करेगी, होने वाली बारिश पर करेगी। इसे हम क्या बोलेंगे, शुष्क कृषि कहेंगे। क्या कहेंगे, शुष्क कृषि या ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या फिर रेनफेड एग्रीकल्चर कहा जाएगा। होने वाली अमाउंट ऑफ रेनफॉल के बेसिस पे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग यानी शुष्क खेती, शुष्क कृषि अलग चीज है, शुष्क खेती अलग चीज है। ड्राई फार्मिंग ऐसे एरिया जहां पर होने वाली एनुअल रेनफॉल कितने mm से कम हो, 750 mm से कम हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राई फार्मिंग। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन दोज एरिया वेयर एनुअल रेनफॉल लेस देन 750 mm इज नोन एज अ ड्राई फार्मिंग। क्लियर हुआ? सेकंड चीज हमने बात किया ड्राईलैंड फार्मिंग, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन दोज एरिया वेयर एनुअल रेनफॉल मोर देन 750 mm बट लेस देन 1150 mm इज नोन एज अ ड्राईलैंड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग का मतलब क्या है कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन दोज एरिया वेयर अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मोर देन 1150 mm इज नोन एज अ रेनफेड फार्मिंग। क्लियर हुआ? जब बारिश कम हो रही है तो ग्रोइंग पीरियड भी क्या होंगे, कम होंगे। कितने से कम होगा, 75 दिन से कम, 75 से 120 दिन, 120 दिन से ज्यादा। क्लियर है? 75 से अगर कम है तो जाहिर सी बात है वो एरिया कैसे होंगे, एरिड। यहां पर कौन से एरिया होंगे, सेमी एरिड। रेनफेड में ह्यूमिड एरिया। क्लियर है? उसके बाद में यहां पर कौन सी समस्या पाई जाती, एरिड है तो विंड इरोजन। सेमी एरिड है, एरिड भी आ रहा है तो किसकी समस्या, विंड इरोजन की। लेकिन एनुअल रेनफॉल 1150 से कम हो रहा है और ब्लैक सोइल है तो किसकी समस्या पाई जाएगी, वाटर इरोजन की। इधर किसकी समस्या ज्यादा होगी, वाटर इरोजन की। क्लियर हुआ क्या? अगली चीज मैं बात करता हूं कि जब ग्रोइंग पीरियड 75 दिन से कम है तो जाहिर सी बात है यहां जो क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो करेंगे वो क्या रहेगा, सिंगल क्रॉप। इधर क्या रहेगा, सिंगल क्रॉप प्लस इंटर क्रॉपिंग। जब हम क्रॉपिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो इंटर क्रॉपिंग को और डिटेल में पढ़ेंगे। इधर कौन सा रहेगा, डबल क्रॉपिंग। ये चीज क्लियर है क्या? अब एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा आपसे है, यदि मैं इन तीनों में कंपैरिजन करूं और आपसे पूछूं कि कौन सी फार्मिंग में क्रॉप के फेल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, कि कौन सी फार्मिंग के अंदर क्रॉप के फेल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ड्राई फार्मिंग में, ड्राईलैंड फार्मिंग में या फिर रेनफेड फार्मिंग में? आंसर क्या होगा, किसमें ज्यादा होंगे, रेनफेड फार्मिंग में। क्यों ज्यादा होंगे, अरे यार देखो वाटर इरोजन। क्लियर है? अब आप सभी जानते हैं कि किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए दो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों की आवश्यकता होती है, एक आपका मॉइस्चर और एक आपका एरेशन। अगर एरेशन मिल गया और मॉइस्चर नहीं मिला तब भी जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं होगा। रीजन क्या है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो उसके अंदर है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है? तो मान लीजिए जब हम ड्राई फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो हमने ये तो बोल दिया कि 750 mm से कम हो तो वहां पर हम क्या करेंगे, जो क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ड्राई फार्मिंग बोलते हैं।
ये चीज क्लियर है। लेकिन आपने देखा होगा कि एरिड रीजन के अंदर अगर आज बारिश हुई है तो आज के बाद 15 दिन या 20 दिन के बाद बारिश होगी, कोई ये निश्चित नहीं है कि एक फिक्स पीरियड के बाद में जो है वहां पर रेनफॉल अकेयर होगा। तो वहां पर क्या हो जाते हैं, ड्राई स्पेल हो जाते हैं। ड्राई स्पेल का मतलब होता है कि रेनलेस पीरियड बिटवीन द टू रेनफॉल, दो बारिश के बीच में जो समय होता है जहां पर कोई बारिश नहीं होगी उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राई स्पेल कहा जाता है। एक चीज याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछे कि ड्राई स्पेल क्या होता है, ड्राई स्पेल, ड्राई स्पेल का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक रेनफॉल 11 तारीख को ही है और दूसरी रेनफॉल जो है 20 सितंबर को ही है, ठीक है, तो इनके बीच का ये जो ड्यूरेशन है इसे हम क्या बोलेंगे, ड्राई स्पेल कहा जाएगा। क्लियर है क्या? यदि मैं इन तीनों में कंपैरिजन करूं, ड्राई फार्मिंग, कहां गया हूं, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग, तीनों में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो किसके अंदर ड्राई स्पेल ज्यादा होने के चांसेस हैं, ड्राई फार्मिंग में, ड्राईलैंड फार्मिंग में या रेनफेड फार्मिंग में? ड्राई फार्मिंग में। किसमें ज्यादा है, ड्राई फार्मिंग है। जहां पर ड्राई स्पेल अगर ज्यादा होगा तो क्रॉप के फेल होने के चांसेस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो अगर तीनों में से अगर आपसे पूछा जाए कि इन विच फार्मिंग द क्रॉप फेलियर चांसेस इज मोर, तो किसमें जाएगा, ड्राई फार्मिंग में। ठीक है, किसके अंदर जो है मॉइस्चर की वजह से, किसके अंदर मॉइस्चर की वजह से सेकंड नंबर पे आएगा क्रॉप फेलियर होने में, तो कौन सा आएगा, ड्राईलैंड फार्मिंग। तो एक चीज और याद रख लेना यहां पर, क्रॉप फेलियर more frequently, यहां पर क्रॉप फेल्यूर लेस फ्रिक्वेंटली, यहां पर जो है फसल के खराब होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे क्योंकि यहां पर किसकी शॉर्टेज रहेगी, मॉइस्चर की शॉर्टेज रहेगी। यहां पर क्रॉप फेलियर लेस फ्रिक्वेंटली कंपेयर टू ड्राई फार्मिंग। क्लियर हुआ क्या, ये चीज समझ में आई या नहीं आई? पीछे वाले भाई को एक बार हेडिंग डालिए आप, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर, एक बार हेडिंग डालिएगा, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर, हेडिंग डालिए, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर। ठीक है, लिखा, इसमें एक लाइन लिखेगा, आराम से लिखो, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर। देखो, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, cultivation of crop, cultivation of crop totally dependent on, cultivation of crops, cultivation of crops totally dependent on, totally dependent on, totally dependent on amount of annual rainfall, cultivation of crops totally dependent on amount of annual rainfall, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स टोटली डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल, यानी फसलों की खेती मुख्यतया या पूरी तरीके से किस पर निर्भर करती है, होने वाली बारिश पर निर्भर करती है। क्लियर हुआ, इसे क्या बोलते हैं, रेनफेड एग्रीकल्चर या ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कहा जाता है। इसमें लिखना अगला क्लासिफिकेशन, स्टार डाल के लिखना, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, नीचे लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ rainfall, on the basis of amount of annual rainfall, annual word जरूर लिखना, ठीक है, on the basis of amount of annual rainfall। इस तरीके से ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर लिखे, ये तीनों चीजें लिख लीजिए, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। देखो, इस लाइन को अगर मैं ऐसे लिखाऊंगा कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन दोज एरिया वेयर एनुअल रेनफॉल लेस देन 750 mm इज नोन एज अ ड्राई फार्मिंग, तो इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। अपन को शॉर्ट में चलना है, ये तीनों चीजें लिख लीजिए, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग।
फर्स्ट पॉइंट इधर लिख लेना, रेनफॉल 750 mm से कम। समझ में आ रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों? नितिन, मोहित, चेतना, सॉरी, हैं? गोपाल, ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? क्या? 16 सितंबर, ठीक है सर। आपकी क्लासेस से जेआरएफ का कितना % कोर्स कवर होता है और इसके अलावा और भी प्रिपेयर करना होगा क्या? देखो 2-3 किताबें आती हैं, आप वो खरीद सकते हो अगर जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हो तो। रेडी एंड रेडी, एसआर रेडी और एग्रोनॉमी फैक्ट्स फॉर कंपटीशन। बहुत रेयरेस्ट केस होगा कि आपको कुछ मैटर और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर जेआरएफ का कर रहे हो तो थोड़ा डीप पढ़ने की आवश्यकता है। एक बार लिख लेना, रेनफॉल 750 mm से कम, ड्राईलैंड फार्मिंग में मोर देन 750 mm टू लेस देन 1150 mm, रेनफेड फार्मिंग में मोर देन 1150 mm। जेआरएफ के लिए मिनिमम ओजीपीएस 6.6 होना चाहिए, 6.67, 6.67। रीजन लिख लेना, एरिड, सेमी एरिड और ह्यूमिड। एरिड, सेमी एरिड और ह्यूमिड। आपने पुराने पेपर देखे थे क्या टिलेज से रिलेटेड, एओ के? मिले क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन में डाउट हो? हैं? क्रॉप फेलियर वाटरलॉगेट की वजह से रेनफेड में हो सकती है ना? हाँ भाई बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आपसे क्या पूछा जाएगा कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्रॉप फेलियर ड्यू टू द मॉइस्चर डिफिशियंसी, तो क्या जाएगा आपका? ड्राई फार्मिंग। वहां पर वर्ड क्या आ रहा है? वाटर लॉगिंग आ रहा है, मॉइस्चर डिफिशियंसी आ रहा है, क्या वर्ड आ रहा है? आपको उसके बेसिस पे समझना है, ठीक है। रीजन में एरिड, सेमी एरिड एरिया, ह्यूमिड एरिया। कॉन्स्टेंट में विंड एरोजन, विंड एंड वाटर इरोजन, और उधर वाटर इरोजन। जेट प्रीपीसी के लिए ओजीपी कंडीशन नहीं है भाई। कल का मैच देखा? कैसा लगा? मजे आ गए? सिराज ने एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुई थी और उस जमाने में भी इंडिया ने जो है श्रीलंका को 10 विकेट से हराया था, और आज इतने वर्ष बाद जो है कल जो है इंडिया ने पुनः जो है 10 विकेट से श्रीलंका को हराया था। अरे यहीं करेंगे भाई। ठीक है, एक बार लिखो। आप भी जानते हो क्या एरिड किसे बोलेंगे, सेमी एरिड किसे बोलेंगे? इसके बारे में पता है? किस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है? हाँ? रेनफॉल जोन के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है ना। अभी लिख लेंगे उसको भी, एक बार ये लिखो आप। लिखा क्या ये ऑनलाइन वाले बच्चों, लिख लिया क्या? लिखो लिखो। एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि नहीं। ये जो कथन है वो किसका है? मेरा नहीं है यार। एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर, जेड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 के अंदर।
किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, लिख लिया। नेहरू जी ने कहा है, जेएलएन ने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, अब बोल देंगे चाचा नेहरू ने कहा है? सेट लाइन प्लांटिंग, सेट लाइन प्लांटिंग कहाँ की जाती है बताइए? गुजरात में की जाती है। कौन कौन सी क्रॉप के लिए? कॉटन और ग्राउंडनट में। इसमें क्या होता है कि जो प्लांटिंग रो है वो फिक्स होती है, जबकि पास वाला एरिया जो है उसको हम इंटरकल्टिवेट करते हैं बार बार। ये लिखा क्या आपने? चलो एक बार एक, चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एरिया ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल। क्लासिफिकेशन ऑफ एरिया on the basis of rainfall. Arid, semi-arid, dry subhumid, wet subhumid, humid mountain. रेनफॉल, यदि किसी क्षेत्र में कितने mm से कम बारिश हो? 500 mm से कम बारिश हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? एरिड जोन। क्लियर हुआ? या एरिड एरिया कहा जाता है, ठीक है। यदि 500 mm से ज्यादा और 750 mm से कम है तो इसे हम क्या कहेंगे? सेमी एरिड कहा जाता है, ठीक। 750 mm से ज्यादा बट लेस देन 1150 mm, इसे क्या कहा जाता है? ड्राई सब ह्यूमिड। ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या? ऐसे एरिया जहां पर रेनफॉल 500 mm से कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एरिड जोन कहा जाता है। 500 mm से ज्यादा लेस देन 750 mm सेमी एरिड कहा जाए। ड्राई सब ह्यूमिड की बात करें तो मोर देन 750 mm टू लेस देन 1150 mm। वेट सब ह्यूमिड के अंदर 1150 mm से लेस देन 1400 mm, ठीक है। और ह्यूमिड माउंटेन के अंदर 1400 mm। अब आपका क्वेश्चन मेरे से ये होगा कि अभी फर्स्ट स्लाइड के अंदर जब आपने ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का क्लासिफिकेशन किया है उसमें तो आपने कह दिया कि ड्राई फार्मिंग ऐसे एरिया जहां पर लेस देन 750 mm से बारिश हो उसे हम क्या बोलेंगे? ड्राई फार्मिंग बोलेंगे। और उसके अंदर आपने कहा है कि एरिड आना चाहिए, लेकिन वहां तो 500 mm से कम आना चाहिए था, आपने 750 क्यों लिखवाया? तो याद रखिए कि वो जो क्लासिफिकेशन है वो जनरल क्लासिफिकेशन है। अगर आपसे विशेष तौर से पूछा जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, क्या पूछा जाए? ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल एरिड जोन, जहां पर लेस देन 500 mm से कम बारिश हो, 750 mm से कम बारिश हो, तो इसे आपको याद रखना है एज ए रेनफॉल के बेसिस पे। जबकि वो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे याद रखना है आपको? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का क्लासिफिकेशन या रेनफेड एग्रीकल्चर का क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है, उस चीज पर आपको ध्यान रखना है। एक बार ये लिख लीजिएगा। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में, इंडिया के अंदर जितना एरिया है उसका लगभग 16% किसके अंदर आता है? आपके एरिड के अंदर, 17% आपके सेमी एरिड के अंदर, 35% आपके ड्राई सब ह्यूमिड के अंदर, 24% आपके वेट सब ह्यूमिड के अंदर और 8% आपके ह्यूमिड माउंटेन। ये याद हो जाए तो कर लेना, वरना याद करने की आवश्यकता नहीं। लिखा क्या भाई? लिखो एक बार। योर कॉन्सेप्ट इज रियली अमेजिंग, थैंक्स फॉर, थैंक यू भाई। एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि आपके कंसेप्ट अच्छे हैं। अच्छे हैं क्या?
बटरिंग कर रहे हैं, कोई भी अगर कॉम्प्लीमेंट करता है तो अच्छी बात है। लिख लिया क्या? लिखा? चलिए, अभी जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का, वो क्या था? जनरल क्लासिफिकेशन था। क्वेश्चन अगर जनरली पूछा जाए कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन दोज एरिया वेयर एनुअल रेनफॉल मोर देन 750 mm बट लेस देन 1150 mm, उसे हम क्या बोलेंगे? ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग या रेनफेड फार्मिंग। क्या कहा जाएगा? ड्राईलैंड फार्मिंग। ठीक है। यदि अगर आपसे एक वर्ड अगर क्वेश्चन में दिया जाए और पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, यूनेस्को का नाम सुना है क्या? क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस। वेरी गुड। यूनाइटेड नेशंस ऑफ इकोनॉमिक, यूनाइटेड नेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर, मेनली लिख लेना, फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ठीक, ये एक संस्थान है जिस संस्थान ने कहा कि यदि हम चाहें तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को हमारे अकॉर्डिंग जो है वो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब तक हमने क्या कहा कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। क्लियर है? यहां तक अब तक कॉन्सेप्ट क्लियर था। लेकिन कौन सा इंस्टीट्यूट आया? यूनेस्को। यूनेस्को ने क्या किया? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को कितने भागों में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर। मेनली इन्होंने कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। कौन कौन सा? ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। ठीक है। यदि मैं ड्राईलैंड फार्मिंग जनरल क्लासिफिकेशन की बात करूं तो किसे कहा जाता है? जहां पर एनुअल रेनफॉल कितने से ज्यादा और कितने से कम हो? 750 से ज्यादा, 1150 से कम हो, उसे क्या कहा जाता था? ड्राईलैंड फार्मिंग। लेकिन अकॉर्डिंग टू यूनेस्को की हम बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? अकॉर्डिंग टू यूनेस्को ड्राईलैंड फार्मिंग जहां पर एनुअल रेनफॉल कितना होना चाहिए? तो याद रखना है कितना? 800 mm से कम। एनुअल रेनफॉल कितने से कम हो? 800 mm से कम हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ड्राईलैंड फार्मिंग। किसके अकॉर्डिंग है ये? यूनेस्को के अकॉर्डिंग। जिस तरीके से आपने सोइल पार्टिकल की साइज का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, एक आपका यूएसडीए के अकॉर्डिंग अलग होता है, एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस के अकॉर्डिंग अलग होता है। तो उसी तरीके से ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का एक जनरल क्लासिफिकेशन है और ये वाला क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग है? यूनेस्को के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में अगर अकॉर्डिंग टू यूनेस्को दिया है तो इस वाले क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन दोज एरिया वेयर एनुअल रेनफॉल लेस देन 800 mm इज नोन एज ड्राईलैंड फार्मिंग। क्लियर है? यदि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन दोज एरिया वेयर एनुअल रेनफॉल मोर देन 800 mm इज नोन एज रेनफेड फार्मिंग। किसके अकॉर्डिंग है ये? यूनेस्को के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ? उसके बाद में अगर ग्रोविंग पीरियड की बात करें, ग्रोविंग पीरियड, तो ग्रोविंग पीरियड यहां पर कितने हैं? 200 डेज से कम। यहां पर कितने हो जाएंगे? मोर देन 200 डेज। ये किसके अकॉर्डिंग है? यूनेस्को के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है। ठीक है। मॉइस्चर शॉर्टेज की अगर मैं बात करूं, सॉरी, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी की बात करें तो यहां पर क्या रहेगी? शॉर्टेज रहेगी, लेकिन यहां पर मॉइस्चर क्या है? इनफ है। ठीक है। इसी तरीके से क्रॉपिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक, तो यहां पर सिंगल क्रॉपिंग प्लस इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि कल्टीवेशन ऑफ मोर देन 2 क्रॉप, 2 और मोर देन 2 क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन अ पर्टिकुलर लैंड, ठीक है, इन अ फिक्स रेशियो और अ फिक्स अरेंजमेंट इज नोन एज
इंटरक्रॉपिंग। हम पढ़ेंगे, जब क्रॉपिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके अंदर कहेंगे कि क्रॉपिंग जो है वो दो तरीके का होता है, मोनोक्रॉपिंग होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग होता है। मोनोक्रॉपिंग का मतलब क्या हो गया कि एक सिंगल एग्रीकल्चर ईयर के अंदर एक पर्टिकुलर फील्ड पर हम एक ही क्रॉप को ग्रो करेंगे, कल्टीवेट करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोक्रॉपिंग। उसे क्या बोलते हैं? मोनोक्रॉपिंग। ठीक है। और जबकि मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर हम कहेंगे कल्टीवेशन ऑफ two or more than two crop on a particular field in a agriculture year is known as a multiple cropping। फिर multiple cropping के भी कई सारे टाइप्स रहेंगे, sequential cropping, intercropping, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल वो आपका मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, ठीक है। तो उनको हम पढ़ेंगे। क्रॉपिंग सिस्टम में यहां पर हम यूज करते हैं डबल क्रॉपिंग, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन भी एक बार आप लिख लीजिए। अगर एग्जाम के अंदर पर्टिकुलर लाइन दिया हो अकॉर्डिंग टू यूनेस ड्राईलैंड फार्मिंग where cultivation of crop in those area where annual rainfall, यहां पर 750 mm से ज्यादा और 1150 mm नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? लेस देन 800 mm आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू यूनेस्को दिया हुआ है। जहां जहां अकॉर्डिंग टू यूनेस्को दिया जाएगा वहां वहां आपको इस टेबल को याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। अगर क्वेश्चन जनरली पूछा जाए तो किस टेबल के अकॉर्डिंग आंसर देना है जो हमने पहले लिखा था। क्लियर हुआ है क्या? चलिए एक बार लिखना आप, according to UNESCO, according to UNESCO, according to UNESCO, यूनेस्को की फुल फॉर्म लिख लेना पहले, यूनाइटेड नेशंस फॉर इकोनॉमिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। क्या? यूनाइटेड नेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है। उसने ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को कितने भाग में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? ड्राईलैंड फार्मिंग और आपका रेनफेड फार्मिंग। सर आपने एमएससी कहां से किया है? मैंने एमएससी आईसीआर जेआरएफ से, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से किया है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग, एनुअल रेनफॉल 800 mm से कम, 1800 mm से ज्यादा, ग्रोइंग पीरियड लेस देन 200 डेज, मोर देन 200 डेज, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी जो है शॉर्टेज होती है, वहां इनफ होती है। क्रॉपिंग सिस्टम जो है सिंगल क्रॉपिंग प्लस इंटर क्रॉपिंग, और उधर डबल क्रॉपिंग फॉलो किया जाता है, ठीक है। एक और चीज लिख लेना आप इसमें, एरिया। एरिड एंड सेमी एरिड, ह्यूमिड एंड सब। आज का क्वेश्चन है कि अपलैंड और लोलैंड में क्या डिफरेंस होता है? अपलैंड और लोलैंड, आपने सुना होगा लोलैंड राइस कल्टीवेशन, अपलैंड राइस कल्टीवेशन, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, लास्ट में जब क्लास खत्म होगी तब इस पर डिस्कस करेंगे। लिखा क्या भाई? हैं? दिया राम मीना, लिख लिया? ऑनलाइन वाले बच्चों लिख लिया क्या? वेरी गुड नितिन।
लोलैंड में वाटर स्टैग्नेशन होगा, वाइल अपलैंड में नहीं होगा। लिख लिया क्या ये? लिखो 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 जल्दी। भाई हैं? चलो लिख लिया। चलिए, अब तक बात हुई है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, जनरल क्लासिफिकेशन क्या है, रेनफॉल जोन के बेसिस पे हम जोन्स को या एरियाज को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एरिड क्या होता है, सेमी एरिड क्या होता है, ठीक है, ड्राई सब ह्यूमिड क्या होता है, मॉइस्ट सब ह्यूमिड क्या होता है, और ह्यूमिड माउंटेन्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बात किया कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग टू यूनेस्को ने जो है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जबकि जनरल क्लासिफिकेशन में 3 पार्ट में। यहां तक समझ में आया क्या? चलिए, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। पूरे अगर मैं वर्ल्ड में बात करूं, पूरे वर्ल्ड में एग्रीकल्चर जो है वो 2 तरीके का एग्रीकल्चर होता है, एक इरिगेटेड एग्रीकल्चर होता है और एक ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर होता है। क्लियर है? इरिगेटेड एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन दोज एरिया वेयर इरिगेशन वाटर इज अवेलेबल, जहां पर क्या है, सिंचाई के लिए पानी अवेलेबल होगा, उन एरिया में खेती करना क्या कहलाता है, इरिगेटेड एग्रीकल्चर कहलाता है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप टोटली डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर का। यदि मैं वर्ल्ड में बात करूं और वर्ल्ड में एग्रीकल्चर की बात करता हूं, तो एग्रीकल्चर में 2 एग्रीकल्चर हो गया, कौन कौन सा, एक तो हो गया इरिगेटेड और एक हो गया आपका ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या फिर इसे हम बोल देते हैं रेनफेड एग्रीकल्चर। क्लियर है? क्वेश्चन आपसे सिंपली क्या पूछा जाएगा कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है, तो याद रखना है इरिगेटेड एग्रीकल्चर जो है महज पूरे वर्ल्ड में 20%, जबकि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर की बात करूं तो कितना परसेंट, 80%। क्लियर हुआ क्या? 80% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड इन विच द ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इज फॉलोड, while the rest 20% area irrigated agriculture। क्लियर हुआ क्या? समझ में? अब हम बात करते हैं वर्ल्ड में हमारा क्या आता है, इंडिया आता है, ठीक है। और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कौन सा कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर किया जाता है या रेनफेड एग्रीकल्चर किया जाता है, तो कौन सा है, इंडिया। इंडिया इज द फर्स्ट इन वर्ल्ड, किसमें, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या फिर रेनफेड एग्रीकल्चर। क्लियर हुआ क्या? यदि मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है इंडिया का, 328.9 मिलियन हेक्टेयर। कितना है, 328.9 मिलियन हेक्टेयर है। 1 मिलियन में कितने होते हैं, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 की पावर 6 यानी 10 लाख। क्लियर हुआ क्या? पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट प्लेस किसका है, इंडिया का। यदि मैं इंडिया की भी बात करूं तो इंडिया में फर्स्ट स्थान पे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में कौन है, राजस्थान। राजस्थान इज द फर्स्ट इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर इन इंडिया। ये चीज समझ में आई? इस राजस्थान को समझने से पहले हम बात करेंगे इंडिया के बारे में। यहां तक समझ में आया? पूरे वर्ल्ड में जो है 20% पर इरिगेटेड एग्रीकल्चर, 80% पर जो है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं तो इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा रेनफेड एग्रीकल्चर किया जाता है। और पूरे इंडिया में भी जो है सबसे ज्यादा रेनफेड एग्रीकल्चर किया जाता है वो कहां पर है, हमारा राजस्थान। यहां तक क्लियर हुआ? और इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया कितना होता है, 328.9 मिलियन हेक्टेयर होता है। ये चीज क्लियर है? इस इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया कितना बताया, 328.9 मिलियन हेक्टेयर। ये तो क्या है, हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है, जो किस कैटेगरी का है, ड्राईलैंड, मतलब पूरा ज्योग्राफिकल एरिया हो गया। इस ज्योग्राफिकल एरिया के ओनली 143.8 मिलियन हेक्टेयर एरिया पर क्या होता है, एग्रीकल्चर होती है। क्या होता है? तो टोटल कल्टीवेटेड
लैंड जो है या टोटल कल्टिवेटेड लैंड फॉर एग्रीकल्चर जो है वो कितनी है 143.8 मिलियन हेक्टेयर। क्लियर हुआ क्या? ये चीज समझ में आई। भारत का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है 328.9 मिलियन हेक्टेयर। इस 328.9 मिलियन हेक्टेयर में टोटल एग्रीकल्चर का एरिया कितना है जहां पर क्रॉप का कल्टीवेशन होता है 143.8 मिलियन हेक्टेयर। यहां तक समझ में आया? इस 143.8 मिलियन हेक्टेयर का क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो इसमें भी वर्ल्ड की तरह दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। किस किस में? इरिगेटेड एग्रीकल्चर और एक ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, या इसे हम बोल देंगे रेनफेड एग्रीकल्चर। क्लियर हुआ क्या? अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वहां भी इरिगेटेड एग्रीकल्चर का एरिया क्या था? कम था, जबकि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का एरिया ज्यादा था। इंडिया में भी सेम सीक्वेंस फॉलो होगा। तो इंडिया के अंदर यदि इरिगेटेड एग्रीकल्चर के लिए एरिया कितना है 143.8, इसमें से ओनली 43.8 मिलियन हेक्टेयर एरिया पर क्या फॉलो किया जाता है? इरिगेटेड एग्रीकल्चर। अगर 143.8 में से 43.8 अगर मैं माइनस करता हूं तो कितना बचता है? 100 मिलियन। तो 100 मिलियन हेक्टेयर एरिया पर कौन सी एग्रीकल्चर फॉलो की जाती है? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या फिर रेनफेड एग्रीकल्चर फॉलो किया जाता है। क्लियर है? यदि मैं यूनेस्को की बात करता हूं और यूनेस्को के अकॉर्डिंग ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर का क्लासिफिकेशन करता हूं तो मेनली ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? दो पार्ट्स में। कौन कौन सा? एक तो है ड्राईलैंड फार्मिंग और सेकंड कौन सा है? रेनफेड फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग जो है और रेनफेड फार्मिंग दोनों किसके अंदर आता है? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंदर। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का एरिया कितना है 100 मिलियन हेक्टेयर, जबकि इरिगेटेड एग्रीकल्चर का कितना है 43.8। दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? इंडिया की एग्रीकल्चर कितना है 143.8 मिलियन हेक्टेयर। यहां तक समझ में आया? एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का, ड्राईलैंड फार्मिंग का इंडिया में एरिया कितना है, तो याद रखना है 34.5 मिलियन हेक्टेयर और बाकी बच जाएगा आपका 65.5 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको फैक्ट्स याद रखना है कि इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो 328.9 मिलियन हेक्टेयर है। उसमें से 143.8 मिलियन हेक्टेयर में एग्रीकल्चर की जाती है। एग्रीकल्चर जो है वो दो प्रकार का होता है। ऐसे एरिया जहां पर एग्रीकल्चर यानी क्रॉप कल्टीवेशन के लिए इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है उसे हम बोलते हैं इरिगेटेड एग्रीकल्चर। जहां पर क्रॉप का कल्टीवेशन टोटली अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल पे डिपेंड करता है उसे बोलते हैं रेनफेड एग्रीकल्चर। क्लियर है? इरिगेटेड एग्रीकल्चर की बात करें तो 43.8 मिलियन हेक्टेयर एरिया, जबकि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर की बात करें तो 100 मिलियन हेक्टेयर एरिया। दोनों को यूनेस्को के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं तो एक ड्राईलैंड फार्मिंग और एक रेनफेड फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग का 34.5 मिलियन हेक्टेयर एरिया और रेनफेड फार्मिंग का 65.5 मिलियन हेक्टेयर एरिया। दोनों को मिलाकर करेंगे तो 100 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है। बहुत रेयरेस्ट केस है। जिस तरीके से पूछा जा सकता है कि एग्रोनॉमी किस लैंग्वेज का वर्ड है उसी तरीके से मोस्ट कॉमन हो गया। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर का या नेट कल्टीवेटेड एरिया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो नेट कल्टीवेटेड एरिया, यानी भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है या कितना मिलियन हेक्टेयर एरिया है जहां पर एग्रीकल्चर की जाती है। अब इस टर्म को आप याद मत रखो, केवल याद रखो एग्रीकल्चर कितने हेक्टेयर एरिया पर की जाती है। तो कितना 143.8। एग्रीकल्चर को दो भागों में, इरिगेटेड और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। क्लियर है? आपके एग्जाम में जो संडे को टेस्ट होगा बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको टर्म पर जरूर ध्यान देना है। ठीक है, आप बड़ी सिली मिस्टेक करोगे और कहोगे नेक्स्ट डे जब आओगे कि सर पेपर में क्या आपने माइनॉरिटीज दी है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों का याद रखना है, क्योंकि अगर सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन दे दूंगा तो आप जितने क्वेश्चन दूंगा 25 उसमें से 26 करके आओगे। ठीक है, एक जो है वो सोइल साइंस का कवर करके आओ, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, टर्म का याद रखना है। इरिगेटेड एग्रीकल्चर पूछा गया है या फिर ड्राईलैंड फार्मिंग पूछा गया है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पूछा गया है या ड्राईलैंड फार्मिंग पूछा गया है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? एक बार आप लिख लीजिए। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? वर्ल्ड के अंदर एग्रीकल्चर दो प्रकार की, इरिगेटेड एग्रीकल्चर और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर। इरिगेटेड एग्रीकल्चर कितने परसेंट पर? 20% पर। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर 80% पर। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहां पर? इंडिया में। ठीक है, कौन सी? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर। इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया 328.9 मिलियन हेक्टेयर। इंडिया में फर्स्ट कौन है?
राजस्थान। क्लियर है? एक बार इस चीज को लिखिए। हाँ जी, राइस का कल्टीवेटेड एरिया कितना है इसका कंफर्मेशन नहीं है, मेरे ख्याल से आपका 113 मिलियन हेक्टेयर होना चाहिए, 113 मिलियन हेक्टेयर होना चाहिए। राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम की अगर हम बात करें केवल पंजाब के अंदर तो वो 111 मिलियन हेक्टेयर है, दोनों को मिलाकर शायद 106 मिलियन हेक्टेयर होना चाहिए, मेरे को कंफर्मेशन नहीं है, इसको अपन कल कंफर्म करते हैं, ठीक है? या तो 106 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम की पूछी जाए तो वर्तमान में 113 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, जो पहले 111 मिलियन हेक्टेयर हुआ करता था, राइस और वीट दोनों को मिलाकर। और जबकि राइस का कंफर्मेशन नहीं है, या तो 106 होगा या 96 होगा, इसको कंफर्म कर लेंगे अपन, ठीक है। एक टिलेज वाली लाइन में लिख लेना जहां पर टिलेज लिखाया था ना और जीरो टिलेज लिखाया था, तो वहां पर एक लिख लेना राइस क्रॉपिंग सिस्टम का। चलो उसको बाद में लिखेंगे, पहले एक बार ये लिखो, एक बार इसको लिखो। ये दिलीप राठौर गुड मॉर्निंग बोल रहा है, गुड मॉर्निंग हो रहा है क्या भाई दिलीप? हैं? ऐसे मत कर यार। सुमित शर्मा बोल रहे हैं मोटिवेशनल शायरी बोलना चाहिए। ये साखे रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये साखे रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, अगर ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। क्या बोल रहे हो? मजा नहीं आया? चलो और दूसरी सुनाएंगे। एक सेकंड, ही लिखिए क्या ऑनलाइन वाले बच्चों, लिख लिया क्या? अरे यहाँ के कुमार विश्वास का क्लास थोड़ा चल रहा है भाई, हैं? पहले एक बार ये लिखो, उसके बाद में लास्ट क्लास के एंड में लिख लिया क्या यहाँ तक? पीछे जो नए बच्चे हैं, समझ में आ रहा है भाई? तुमने अगर टिलेज नहीं पढ़ा है तो उसको एक बार जो पूरी पुरानी क्लासेस है वहां से देख लेना, कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो 5 मिनट या 10 मिनट में रुक जाऊंगा, वहां पर पूछ लेना, ठीक है? चलो, ये रामायण समझ में आ रही है क्या, कैसे लिखना है? चलो अगर आ रही हो तो लिख लो एक बार। सबसे पहले ज्योग्राफिकल एरिया 328.9 मिलियन हेक्टेयर, उसमें एग्रीकल्चर की जाती है इंडिया में 143.8 मिलियन हेक्टेयर पे। एग्रीकल्चर को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया है, इरिगेटेड एग्रीकल्चर और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर। इरिगेटेड एग्रीकल्चर या इसको इरिगेटेड फार्मिंग भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इरिगेटेड एग्रीकल्चर या इरिगेटेड फार्मिंग। उसका कितना है? 43.8 मिलियन हेक्टेयर। जबकि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो 100 मिलियन हेक्टेयर। इसको दो भागों में, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। लिखा क्या? चलो लिखो। ये तो बात हो गई हमारे एरिया के बारे में, ठीक है, कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर
टोटल कल्टिवेटेड जो एरिया है हमारा, या नेट कल्टिवेटेड एरिया या एग्रीकल्चर एरिया है, उसमें ड्राईलैंड कितना % कंट्रीब्यूट करता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में इंडिया के अंदर ड्राईलैंड का कितना % कंट्रीब्यूट है, पल्सेस में कितना % कंट्रीब्यूट है, ऑयल सीड में कितना है, ठीक है। तो ये चीज भी अपन एक मेंशन कर देते हैं। लिख लिया यहां तक ऑनलाइन वाले बच्चों? तमन्ना, क्या नाम है, तमन्ना बाना, अपलैंड में विदाउट फ्लडेड। अभी बात करते हैं अपलैंड और लोलैंड की। लिख लिया क्या ये? चलिए, सिंपल लिख लेना, प्रोडक्शन डाटा। फूड ग्रेन प्रोडक्शन 42%। कौन? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर, ठीक है। पल्सेस में 88% या फिर 90%। ऑयल सीड्स, एक सेकेंड ना, देखो प्रोडक्शन डाटा, दूल्हा नियर है, डाटा है, दूल्हा नियर डाटा है, ठीक है। प्रोडक्शन डाटा की बात करें, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर जो है, पूरे भारत के अंदर जितना प्रोडक्शन होता है उसके 42% में कंट्रीब्यूट करता है। जैसे 100 मेट्रिक टन हुआ है तो 42 मेट्रिक टन किसके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के द्वारा। पल्सेस का 88%, अगर ऑप्शन में 88 हो तो मोस्टली क्या राइट आंसर जाएगा हमारा? 88। इन डाटा को अपन जब आपका प्री पीजी का पेपर होगा उससे 5 या 10 दिन पहले जो नया स्टेटिस्टिक्स आ जाएगा, जो भी नए फैक्ट्स आ जाएंगे उसके अकॉर्डिंग एक बार और चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये पुराने डाटा के अकॉर्डिंग है। ऑयल सीड का कितना %? 75%। मस्टर्ड का 66%, कॉटन का 65%, और सारी की सारी ऑल कोरस सीरियल्स। प्रोडक्शन डाटा में फूड ग्रेन प्रोडक्शन में ड्राईलैंड एग्रीकल्चर 42%, पल्सेस में 88%, ठीक है। ऑयल सीड में 75%, मस्टर्ड में 66%, कॉटन में 65%, ऑल कोरस सीरियल्स में 100%। कोरस सीरियल्स का मतलब हो गया, सीरियल्स मैंने आपको बताया था क्या होता है। सीरियल्स कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? रोमन लैंग्वेज का वर्ड है। किस वर्ड से लिया गया है? सीरीज से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? गॉडेस ऑफ ग्रेन। क्लियर हुआ? और किस में रिच होता है ये? कार्बोहाइड्रेट में रिच होते हैं इनके ग्रेन्स, उसे हम क्या बोलते हैं? सीरियल्स बोलते हैं। और इन सीरियल्स के अंदर भी जो है कोरस सीरियल्स होती है, जैसे कि आपका सोरगम हो गया, पर्ल मिलेट हो गया। तो इनका 100% प्रोडक्शन किसके अंदर है? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या फिर रेनफेड एग्रीकल्चर के अंदर। ये चीज लिखी क्या? चलो ठीक है। मैंने आपको दो टर्म बताया, एक होता है लोलैंड और एक होता है और अपलैंड। दोनों में अंतर क्या है? मान लीजिए जैसे कि ये फील्ड है, ठीक है, ए और बी, यहां पर भी रेनफॉल हुआ है और यहां पर भी रेनफॉल हुआ है। रेनफॉल होने के, एक टर्म पूछा जाएगा, रेनफॉल होने के 48 से 72 आवर्स के बाद यदि वाटर स्टेग्नेशन नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा? वाटर स्टेग्नेशन, यानी जल भराव अगर नहीं होता है, किसके बाद में? बारिश होने के 48 से 72 आवर्स के बाद अगर वाटर स्टेग्नेशन नहीं होता है तो ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? अपलैंड कहा जाता है। क्लियर हुआ? अपलैंड किसे कहा जाता है? कि दोज एरिया वेयर आफ्टर द रेनफॉल 48 टू 72 आवर्स नो वाटर स्टेग्नेशन इज अकेयर, दैट एरिया इज नोन एज अपलैंड। जबकि ऐसे क्षेत्र जहां पर बारिश होने के 48 से 72 घंटे के बाद भी क्या रहे?
वाटर है उसे हम क्या बोलेंगे, हमारा लोलैंड। जिस तरीके से आपने फील्ड कैपेसिटी सुना होगा, क्षेत्र क्षमता का नाम सुना होगा, ठीक है, वाटर रिटेंशन आफ्टर दी 48 to 72 hours of the rainfall in micropore और capillary pore against the gravitational force, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत रेनफॉल होने के या फिर ग्रेविटेशनल वाटर के 48 से 72 हावर्स के बाद पानी का जो माइक्रोपोर होते हैं, सूक्ष्म रंध्र होते हैं, उनके अंदर धारित रहना क्या कहलाता है, क्षेत्र क्षमता कहलाता है, फील्ड कैपेसिटी कहलाता है। उसी तरीके से जो लैंड होती है, जो एरिया होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर स्टेग्नेशन, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लोलैंड और अपलैंड। ऐसे क्षेत्र जहां पर रेनफॉल होने के 48 से 72 हावर्स के बाद वाटर स्टेग्नेशन नहीं रहेगा, उन्हें हम बोलते हैं अपलैंड। और इस एरिया में राइस का कल्टीवेशन करना क्या कहलाता है, अपलैंड कल्टीवेशन कहलाता है। ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि जो हमारी आईसीआर के डीजी थे त्रिलोचन महापात्रा, उन्होंने इस डेफिनेशन को दिया था, महापात्रा एंड पारिक ने। लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कभी कभी आपको एक माइंडसेट के रूप में याद रखना है, ठीक है। आज की इस क्लास के अंदर हमने ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में बात किया है, या रेनफेड एग्रीकल्चर का है, जैसा इसका नाम से इंडिकेट हो रहा है, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन दोज एरिया वेयर टोटली डिपेंडेंट ऑन दी अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल, इसे हम क्या बोलते हैं, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर कहा जाता है। अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल के बेसिस पे तीन पार्ट्स का होता है, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग जहां पर रेनफॉल 750 से कम हो, 750 से ज्यादा और 1150 से कम हो, और 1150 से ज्यादा होगा तो आपका रेनफेड फार्मिंग होगा। जब 750 mm से कम है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मॉइस्चर की शॉर्टेज रहेगी, यानी एरिया एरिड रहेगा, और आपके ड्राईलैंड फार्मिंग में जो है सेमी एरिड रहेगा, और आपके रेनफेड फार्मिंग में जो है ह्यूमिड रहेगा, ठीक है। मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी यहाँ पर क्या रहेगी, कम रहेगी, तो क्रॉप जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्या रहेगी, फेल होगी। लेकिन यहाँ पर एरिड के कंपैरिजन में, ड्राई फार्मिंग के कंपैरिजन में, ड्राईलैंड फार्मिंग के अंदर क्या रहेगी, कम फ्रिक्वेंटली क्या होगी, क्रॉप फेलियर होगी। फिर ग्रोविंग पीरियड के बारे में बात किया कि 75 से कम दिन होना चाहिए, 75 से 120 और 120 से ज्यादा। तो इस तरीके से पूरा आप ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कल पढ़ के आइएगा। कल की क्लास के अंदर हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे, ड्राई स्पेल क्या होता है, ड्रोट क्या होता है, फेमाइन क्या होता है, ड्रोट कैसे डेवलप होता है, ड्रोट का क्लासिफिकेशन क्या होता है, किसी भी क्रॉप को ड्रोट के अडेप्टेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करना चाहिए, इस चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप ऐसा कीजिएगा, जो भी आपके पास कंटेंट है, ठीक है, चाहे वो और बुक्स हो या और कंटेंट हो, उसको भी आपको साथ में लेते हुए चलना है। जैसे मैंने टिलेज आपको पढ़ा दिया, तो टिलेज केवल मेरे नोट्स पे ही डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, आपके पास जो भी ABCD नोट्स हो, ठीक है, उन नोट्स को आपको चेक करना है। जो भी आपको लाइन नजर आती है कि ये सर के अलावा अलग लाइन है, उसको उस पेज में लिख लेना है। पुराने पेपर जरूर सोल्व करना है, चाहे AO हो, AA हो, प्री PG हो, तीनों के पेपर आप सोल्व करिए। किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आती है जो अपन ने पढ़ा दिया है, वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ओके, थैंक यू। टिलेज में चलो लिख लो, टिलेज में एक दो चीजें लिख लेना, टिलेज वाले पार्ट में एक दो चीजें लिख लेना। बेसिन लिस्टर करके एक इंप्लीमेंट होता है, नहीं बेसिन लिस्टर में लिखो, एक स्टार डाल के लिख लो ऐसे। बेसिन लिस्टर करके एक इंप्लीमेंट है जिसका यूज कंजर्विंग दी सोइल मॉइस्चर एंड फरो ओपनिंग में किया जाता है इन DA यानी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में। और इसका यूज जो है रिड्यूस दी रन ऑफ लॉसेस, ठीक है। टिलेज के अंदर लिख लेना भाई ये, ठीक है। टिलेज में जो एक पेज खाली छोड़ा था उसमें लिख लीजिएगा। एक दो पॉइंट और लिख लेना, यूजफुल लाइफ ऑफ कल्टीवेटर, टेन ईयर, ठीक है। कल्टीवेटर में टाइम्स कितनी होती है, कल्टीवेटर में टाइम्स कितनी होती है, सीड ड्रिल में कितनी होती है, 3 से 6। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि कल्टीवेटर में भी यदि आपसे पूछा जाए एनिमल ड्रोवन, कौन सा, एनिमल ड्रोवन यानी पशु के द्वारा जो संचालित कल्टीवेटर होते हैं, उनमें टाइम्स कितनी होती है, 3 होती है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए ट्रैक्टर ड्रोवन, कौन सा, ट्रैक्टर ड्रोन में कितनी है, 7 से 13। ये चीज और ऐड कर लीजिएगा। यदि एनिमल ड्रोन कल्टीवेटर में
किसकी बात की जाए, टाइम्स की बात की जाए तो कितनी है, 3 है। ट्रैक्टर ड्रोन में कितनी है, 7 से 13। एक इंफॉर्मेशन ऐड करना है केवल कि एनिमल ड्रोन कल्टीवेटर में कितनी टाइम्स होती है, 3 टाइम्स होती है। 7 से 15 नहीं है मोहित, 7 से 13 है भाई, ठीक है, लिख लिया ये। इसके अलावा 1-2 पॉइंट और लिख लो अगर लिखना चाहो तो। चलो कल लिखते हैं फिर, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, पढ़ के आना भाई, है ना। ओके, थैंक यू।